हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी नोड। आज हम लोग बीटीएससी बिहार एएनएम एग्ज़ाम 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करेंगे, जो कि 12 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 25 तक डिस्कशन कर दिया है और आज इस वीडियो में 26 से लेकर 50 तक देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, व्याधि को रोकने, सामान्य व्याधियों की देखभाल तथा चल रही स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संपर्क के पहले स्तर के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। यानी कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, व्याधि को रोकने, सामान्य व्याधि के देखभाल, चल रही स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संपर्क के पहले स्तर के रूप में यानी फर्स्ट लेवल के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोग, बी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सी सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल, डी पर्याक्रमण। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट लेवल पूछ रहा है, पहले स्तर के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ये इसका करेक्ट आंसर है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो कि थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन है प्राइमरी हेल्थ केयर का ही डिफिनेशन, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, कौन सा हार्मोन पत्निका की अखंडता को बनाए रखता है ताकि आर्तव ना हो। ये यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये फुल्ली हिंदी लिखा हुआ है, इसलिए इसको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे हार्मोन पत्निका यानी कि हार्मोन गिरावट की अखंडता का मतलब हुआ जो हार्मोन की गिरावट है उसको अखंडता यानी बनाए रखना। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके वजह से मासिक जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो नहीं आता है, मासिक धर्म नहीं आता है, यानी कि पीरियड नहीं आता है, किस हार्मोन की वजह से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है पूटक उत्तेजक हार्मोन, बी एस्ट्रोजन, सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डी प्रोजेस्टेरोन। पूटक उत्तेजक हार्मोन का मतलब होता है एफएचएस और एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग यानी एलएच। तो इसमें से ऐसी कौन सी हार्मोन है जिसकी वजह से पीरियड नहीं आते हैं यानी कि रुक जाते हैं, किस हार्मोन की लेवल बढ़ने की वजह से। तो हमें पता है प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से पीरियड नहीं आते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेस्टेरोन, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, यहाँ पे डैश है, डैश किसी भी समय प्राप्त, जारी तथा स्टॉक में उपस्थित मात्रा के बारे में सूचना प्रदान करता है। इसका उपयोग ऑर्डर की गणना के लिए किया जाता है तथा कमी तथा ओवर स्टॉकिंग को रोकने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। यानी कि कहने का मतलब हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्टॉक की उपस्थित मात्रा के बारे में सूचना प्रदान करता है और ऑर्डर की गणना के लिए यानी कि ओवर स्टॉकिंग या फिर कमी ये सब की बारे में जो बताती है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी उपकरण है। क्या वो स्टॉक कार्ड है, क्या वो क्रय ऑर्डर है, क्या वो स्टॉक नियंत्रण है या फिर मूल्यांकन प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सामान के बारे में कमी या फिर ओवर स्टॉकिंग के बारे में बताती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। स्टॉक कार्ड में हर चीज़ लिखा हुआ रहता है और जिसके वजह से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी सामान का ओवर स्टॉकिंग हो रहा है और अभी कौन सी उपकरण या फिर कौन सी दवा ये सब चीज़ की कमी है, जो कि स्टॉक कार्ड से हम लोग पता लगा सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टॉक कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कथन कारक वाला है। क्वेश्चन कह रहा है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, यह गांव की गलियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत, साफ सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। कथन 2 कह रहा है, यह पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी कि पीने के पानी के लिए जिम्मेदार नहीं है।
तो इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? तो कथन ए है, यह गांव की गलियों का निर्माण करता है और उनकी मरम्मत, साफ सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। क्या ग्राम पंचायत इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? हाँ, ये कथन ए बिल्कुल सही है, ये होता है। और ये कथन 2 बोल रहा है पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। जिम्मेदार होता है, ग्राम पंचायत पीने के पानी के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इसमें एक ही कथन सही है, जिसकी वजह से इसमें इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, BCG वैक्सीन किस रोग के लिए लगाई जाती है? ऑप्शन ए है खसरा, बी यक्ष्मा यानी टीबी, सी टेटनस, डी चेचक यानी चिकन पॉक्स। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? BCG वैक्सीन जो कि जन्म के समय दिया जाता है, ये किस बीमारी से रक्षा के लिए दिया जाता है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यक्ष्मा यानी टीबी से बचाव के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी गृह दौरे की विधि नहीं है, यानी होम विजिट मेथड इसमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है, दौरे को कभी भी डायरी में अभिलेख यानी रिकॉर्ड ना करें, हमेशा दौरे की योजना बनाएं, परिवार की आदतों तथा संस्कृति के प्रति संवेदनशील रहे, डी परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी या पारिवारिक समस्या के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसमें से होम विजिट के बारे में कौन सा कथन गलत है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी कह रहा है, परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी या पारिवारिक समस्या के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है, परिवार की आदतों तथा संस्कृति के प्रति संवेदनशील रहे, यानी कि परिवार में किसकी क्या आदत है या फिर उनकी क्या संस्कृति है, क्या उनकी संस्कृति में खाने पीने के बारे में भी, यानी कि अगर वो नॉन वेजिटेरियन है या फिर वेजिटेरियन है, इन दोनों में से उस हिसाब से उनके संस्कृति के हिसाब से उन्हें कोई भी सलाह दें। ठीक है, हमेशा दौरे की योजना बनाए, यानी कि जब भी होम विजिट करने जाए तो उससे पहले योजना बनानी चाहिए अच्छी तरह से कि हमें किस घर में जाना है, कितने घर में जाना है, किस टाइप के रोगी के घर में जाना है, ये सब के लिए योजना पहले से ही बनाना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन ए है, दौरे को कभी भी डायरी में अभिलेख ना करें, ये बिल्कुल गलत है। दौरे को डायरी में अभिलेख यानी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ओके। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दौरे को कभी भी डायरी में अभिलेख ना करें, ये गलत है। जिसकी वजह से इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कौन सा विधि नहीं है होम विजिट का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परामर्श का उद्देश्य बताता है? कथन ए है, क्लाइंट को मनोवैज्ञानिक दुविधा से बाहर लाने में मदद करना, क्लाइंट को सूचित निर्णय लेने में मदद करें। यहाँ पे उचित निर्णय होगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी सही है या फिर दोनों ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है परामर्श के उद्देश्य को बताता है, तो उस हिसाब से कथन ए है, क्लाइंट को मनोवैज्ञानिक दुविधा से बाहर लाना, ये तो सही है। उनको जो भी दुविधा है मन में उससे बाहर लाना, ये परामर्श का उद्देश्य है। और कथन 2 है, क्लाइंट को उचित निर्णय लेने में मदद करना। कथन 2 भी बिल्कुल सही है, ये भी एक परामर्श का उद्देश्य को बताता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा 2 दोनों इसका उद्देश्य को बताता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृत्रिम आहार यानी आर्टिफिशियल फीडिंग की बढ़ती घटनाओं में योगदान देने वाले कारक को बताते हैं? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृत्रिम आहार की बढ़ती घटनाओं में योगदान देने वाले कारक को बताता है? कथन ए है, माता के दूध के विकल्पों की उपलब्धता, कार्यकारी माताएं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा?
क्वेश्चन है कृत्रिम आहार की बढ़ती घटनाओं के योगदान देने वाले कारक को बताता है। तो कथन ए है माता को दूध के विकल्पों की उपलब्धता और कार्यकारी माता, ये दोनों कथन सही है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन पूरा दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महिलाओं की स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी स्थिति को बताता है। कथन ए है महिलाओं का स्वास्थ्य न केवल उनकी जैविक अभिव्यक्ति है बल्कि महिलाओं के जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक संदर्भों का भी परावर्तन है। कथन 2 है महिलाओं की सामाजिक स्थिति की उपलब्धता में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जिनका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक सामाजिक अभिवृत्ति से निर्धारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं की स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी स्थिति को बताता है। कौन सा कथन है जो महिलाओं की स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी स्थिति को बताता है। कथन ए है महिलाओं का स्वास्थ्य न केवल उनकी जैविक अभिव्यक्ति, यानी कि महिलाओं की स्वास्थ्य जो है उनकी सिर्फ वाइटल साइन के हिसाब से नहीं होती है उनकी स्वास्थ्य का निर्धारण, बल्कि उनके स्वास्थ्य का निर्धारक जो होता है वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, ये सब के वजह से भी उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कथन 2 है महिलाओं की सामाजिक स्थिति की उपलब्धि में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जिनका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक सामाजिक अभिवृत्ति से निर्धारित होते हैं। ये भी सही है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष संचालन में लाया गया। एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1940। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये सभी को पता ही होगा, ICDS कार्यक्रम 1975 में लागू किया गया था। आंगनवाड़ी सेंटर पे 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और पोषण संबंधी सारी चीज़ें इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है 6 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी योनि यानी वेजाइना की महत्वपूर्ण असामान्यता नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो वेजाइना की एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में नहीं बता रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है योनि छद्म असामान्यताएं, ऑप्शन बी पटयुक्त गर्भाशय, सी संकीर्ण योनि द्वार और डी योनि अजनन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे ये योनि यानी वेजाइना के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी है योनि अजनन, ये भी एक वेजाइना की असमानता के बारे में ही बता रहा है, तो ये करेक्ट है। और सी संकीर्ण योनि द्वार यानी छोटा योनि द्वार होगा, पतला संकीर्ण, तो ये भी करेक्ट है। ये भी एक वेजाइना का ही असमानता यानी एबनॉर्मेलिटीज है। और ऑप्शन ए है योनि छद्म असमानता, ये भी योनि से ही रिलेटेड है। तो इसमें जो है यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ऑप्शन बी जो है पटयुक्त गर्भाशय, ये बिल्कुल गलत है। ये है एक गर्भाशय की असमानता है, ना कि योनि की यानी वेजाइना की असमानता। ठीक है, तो इसी में यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा योनि की महत्वपूर्ण असमानता नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे ये तीनों जो है ऑप्शन ए, सी और डी, ये तो वेजाइना के बारे में ही बता रहा है, लेकिन जो बी है ये गर्भाशय के बारे में बता रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर, और यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर पटयुक्त गर्भाशय हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, गाँव की समग्र योजना तथा विकास के लिए कौन उत्तरदायी है। जो गांव के विकास और योजना के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, बी NGO, सी उपकेंद्र, डी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र। तो
तो यहाँ पे पूछ रहा है गाँवों की समग्र योजना तथा विकास के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ग्राम पंचायत गाँव के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा गृह दौरे का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए परिवार को स्वयं के संसाधनों से विशिष्ट कौशल सीखने में मदद करना, बी गांव में परिवार के सदस्यों का सर्वेक्षण करना, सी परिवार को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने तथा हल करने तथा आवश्यक स्वास्थ्य कार्रवाई करने में सहायता करना, डी किसी नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है गृह दौरे यानी होम विजिट का पर्पस कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए तो कह रहा है परिवार को स्वयं के संसाधनों से विशिष्ट कौशल सीखने में मदद करना, ये करेक्ट है। और बी गांव में परिवार के सदस्य का सर्वेक्षण करना, ये भी करेक्ट है, सर्वेक्षण करना होता है। और सी है परिवार को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने तथा हल करने तथा आवश्यक स्वास्थ्य कार्रवाई करने में सहायता करना, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी है किसी नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नियमित दौरे की आवश्यकता होती है, ना कि नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे पूछ रहा है नहीं, कौन सा उद्देश्य नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे डैश है। डैश शरीर की कार्यकीय स्थिति तथा शारीरिक पर्यावरण तथा मनोवैज्ञानिक तनावों के प्रति प्रतिक्रिया के संकेतक हैं। ऑप्शन ए शारीरिक जांच, बी निदान, सी चिकित्सा इतिवृत्ति यानी मेडिकल हिस्ट्री, और डी जीवन संबंधी संकेत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डैश शरीर की कार्यकीय स्थिति, शारीरिक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक के तनावों के प्रति प्रतिक्रिया के संकेतक हैं। कौन सा इसका संकेतक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जीवन संबंधी संकेत। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल एक आवश्यक एमिनो अम्ल है। यानी कि कौन सा एमिनो अम्ल है जो आवश्यक यानी इसेंशियल एमिनो एसिड है। ऑप्शन ए है एलेनिन, बी सेरीन, सी प्रोलीन, डी ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पे एलेनिन, सेरीन, प्रोलीन ये सब है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, और ये ऑप्शन डी जो है ट्रिप्टोफैन ये एक एसेंशियल एमिनो एसिड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य टीम यानी हेल्थ टीम का प्रकार्य नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, कथन 1 है परिवार नियोजन, कथन 2 संचारणीय रोग नियंत्रण तथा निवारण। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है हेल्थ टीम का कौन सा कार्य नहीं है। यहाँ पे जो है परिवार नियोजन ये कार्य होता है। ठीक है, और ये संचारणीय रोग नियंत्रण कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल करना और निवारण करना ये भी कार्य है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ये दोनों तो सही ही है, तो यहाँ पे कार्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो ए और ना ही दो। ना तो कथन ए सही होगा और ना ही कथन 2 सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कौन सा कार्य नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, सगर्भता के दौरान एक महिला को नियमित जन्म पूर्व देखभाल में डैश के खिलाफ प्रतिरक्षित किया जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को एंटीनेटल केयर में किस रोग के खिलाफ वैक्सीन दिया जाता है एक गर्भवती माँ को। ठीक है, ऑप्शन ए है रेबीज, बी टेटनस, सी टाइफाइड, डी इन्फ्लुएंजा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ये सभी को पता होगा जो प्रेगनेंसी में जो टेटनस का टीका लगाया जाता है। ठीक है, जो कि 2 टीका लगाए जाते हैं, एक तो लगाया जाता है जब प्रेगनेंसी की पता चले कि प्रेग्नेंट हो गए हैं उस टाइम, और फिर एक लगाया जाता है पहला टीका के 1 मंथ बाद। 2 टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का लाभार्थी नहीं है। ऑप्शन ए अल्कोहलिक पुरुष, बी गर्भवती महिला,
सी परिचार्या माता, डी किशोर लड़कियां। तो यहाँ पे पूछ रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का लाभार्थी कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये तो गर्भवती माता ये तो होती ही है लाभार्थी, और परिचार्या माता है ये भी स्तनपान कराने वाली माता ये भी तो होती ही है, और जो किशोर लड़कियां ये भी होती हैं। इन तीनों को आंगनबाड़ी कार्य पे लाभ मिलते हैं। और यहाँ पे जो ये है ऑप्शन ए अल्कोहलिक पुरुष, इनको आंगनबाड़ी सेंटर पे कोई भी लाभ नहीं मिलता है, ये गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्नान करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश बताता है। कथन 1 है स्नान करने के पश्चात अपने शरीर को पोंछने के लिए केवल अपने तौलिया का ही प्रयोग करें, दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करने से त्वचा संक्रमण हो सकता है। ये बिल्कुल सही है। जो स्नान करने के बाद अपना ही तौलिया का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे का तौलिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे लोगों को स्किन डिजीज हो और जिसकी वजह से आप में भी उस तौलिया के यूज करने की वजह से आप में भी वो डिजीज हो सकता है। इस वजह से अपने ही तौलिया का इस्तेमाल करना चाहिए। कथन बी है शिशुओं के लिए बेबी साबुन की सिफारिश की जाती है क्योंकि उनकी त्वचा नाजुक होती है तथा उन्हें मृदु साबुन यानी सॉफ्ट साबुन की आवश्यकता होती है। हाँ, ये बात भी सही है। ऑप्शन 2 कथन 2 भी सही है। शिशु के लिए बेबी साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उनकी त्वचा जो होती है बहुत नाजुक होती है, जिसकी वजह से सॉफ्ट साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है स्नान करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश को कौन सा बताता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग आक्षेप रोधी औषधि के रूप में यानी कि एंटी कन्वल्सेंट औषधि के रूप में किया जाता है, जो कि मोटर तंत्रिका टर्मिनल को रोककर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। यानी कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि आक्षेप रोधी यानी कि एंटी कन्वल्सेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि मोटर तंत्रिका टर्मिनल, जो कि ये न्यूरॉन के बारे में बता रहे हैं। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो न्यूरॉन पे एक्ट करती है और वो अपना प्रभाव दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रेबीज रोधी वैक्सीन यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीन, और बी विटामिन के, सी एविल और डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो एंटी कन्वल्सेंट के रूप में कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। आपको पता होगा जो एक्लेम्पसिया के दौरान पेशेंट को दौरे आने लगते हैं, जिसके वजह से मैग्नीशियम सल्फेट लगाया जाता है, जो कि एक आक्षेप रोधी यानी कि एंटी कन्वल्सेंट होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गृह दौरे बैग यानी होम विजिट बैग का उपयोग करके नहीं की जाती है। जो होम विजिट का बैग होता है उसका उपयोग करके इनमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं की जाती। तो यहाँ पे है ORS तैयार करना, बी भाप अभिश्वसन यानी कि भाप का इन्हेलेशन करना, और सी है अस्थिभंग का उपचार यानी कि फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट, और डी है शिशु का भार लेना यानी शिशु का वेट करना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। गृह दौरे यानी कि होम विजिट बैग में जो भी सामान होते हैं उसका उपयोग करके इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए ORS तैयार करना, ये तो कर ही सकते हैं, और भाप का इन्हेलेशन ये भी कर सकते हैं, और शिशु का भार लेना वेट भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो है फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट, फ्रैक्चर ये तो ज़्यादा हो जाता है। फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट तो गृह जो होम विजिट बैग है उसका उपयोग करें तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये कुछ ज़्यादा ही पड़ जाता है। तो इसके लिए हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, ना कि उसी बैग से काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, फ्रूसेमाइड एक मूत्रल यानी कि डायूरेटिक वृक्काणु के किस भाग पर कार्य करता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रूसेमाइड जो मेडिसिन होते हैं जो कि एक डायूरेटिक होते हैं, तो ये वृक्काणु यानी नेफ्रॉन के किस भाग पे कार्य करते हैं। यहाँ पे वृक्काणु, जो कि आपको पता होगा वृक्काणु जो होता है वो नेफ्रॉन उत्सर्जी तंत्र में होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वृक्काणु के किस भाग पे कार्य करता है। ऑप्शन ए दूरस्थ संवलित नलिका, बी संग्राही वाहिनी,
सी निकटस्थ संवलित नलिका, डी हेनले का पास। यानी कि डायूरेटिक जो मेडिसिन होता है वो नेफ्रॉन के किस भाग पे एक्ट करता है, कार्य करता है? तो दूरस्थ संवलित नलिका, ये हुआ पीसीटी। क्या पीसीटी पे कार्य करता है? या फिर संग्राही वाहिनी कलेक्टिंग डक्ट उस पे कार्य करता है, या फिर निकटस्थ संवलित नलिका यानी कि डीसीटी उस पे कार्य करता है, या फिर हेनले का पास, या फिर हेनले लूप जो होता है, हेनले का लूप होता है उस पे एक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेनले का पास। यानी कि जो डायूरेटिक जो मेडिसिन होते हैं वो हेनले लूप पे एक्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि नेफ्रॉन जो है कुछ इस तरह से दिखता है। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे जो है इस तरह से कुछ दिखता है। और यहाँ पे जो होता है ये इसे ही हेनले का लूप कहा जाता है। ये सही से नहीं बना है, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं, कुछ आइडिया लग सकता है आपको अगर पता होगा उत्सर्जी तंत्र के बारे में, नेफ्रॉन का फिगर अगर आपके दिमाग में होगा तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हेनले का लूप होता है ये डायूरेटिक जो है फ्रोसेमाइड ये यहाँ पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। बच्चों की वृद्धि और विकास के आकलन के संदर्भ में गुंबद के आकार का असामान्य प्रकार का सिर का आकार क्या कहलाता है? यानी कि जब बच्चे की वृद्धि और विकास का आकलन कर रहे हैं तो उसमें बच्चे के सिर में जो है गुंबद के आकार का असामान्य प्रकार का जो सिर होता है, जो गुंबद का आकार का दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है नौकाकार करोटी, बी असममित शीर्षता, सी ऑक्सीसिफेली, डी कालांतराल समापन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीसिफेली। जो बच्चों के गुंबद के आकार का असामान्य प्रकार का सिर दिखाई देता है उसे ऑक्सीसिफेली कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम अपरिपक्व शिशु के जन्म से जुड़ा है? यानी कि ऐसी कौन सी जोखिम है जो प्री मैच्योर शिशु के जन्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए है पीलिया, बी पर्याप्त पोषण, सी अच्छा श्वसन प्रयास, डी बिल्कुल सही रंग। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से पूछ रहा है ऐसी कौन सी जोखिम है जो प्री मैच्योर बेबी के जन्म से जुड़ा है। यहाँ पे ऑप्शन डी है बिल्कुल सही रंग। ये तो प्री मैच्योर में नहीं होगा कि बिल्कुल एकदम सब कुछ सही हो, रंग भी एकदम कलर भी अच्छा हो, ये तो नहीं होगा। और ऑप्शन सी है अच्छा श्वसन। तो जो प्रीमेच्योर बेबी है उसमें अच्छा श्वसन हो ही नहीं सकता है, वो प्रीमेच्योर रहता है, उसका लंग्स भी उतना अच्छा से काम नहीं करते रहता है, तो वो अच्छा श्वसन नहीं कर सकता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन बी है पर्याप्त पोषण, ये भी नहीं होगा, ये प्रीमेच्योर में पर्याप्त पोषण हो ही नहीं सकता, तो उसमें बहुत कमज़ोर रहता है, पर्याप्त पोषण नहीं होगा वो, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीलिया। जो अपरिपक्व शिशु यानी प्रीमेच्योर बेबी है उसमें पीलिया हो सकता है, पीलिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री प्रबंधन के उद्देश्य नहीं है? कौन सा सामग्री प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए है स्टॉक की अवक्षय से बचने के लिए स्टॉक आरक्षित न करना, बी है पुनः पूर्ति की अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए, सी खरीदारी में मितव्ययता हासिल करना, डी उपभोग में उतार चढ़ाव को स्थिर करना। तो यहाँ पे पूछ रहा है सामग्री प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी उपभोग में उतार चढ़ाव को स्थिर करना, ये सही है। और जो खरीदारी में मितव्ययता हासिल करना, ये भी सही होगा। पुनः पूर्ति की अवधि के दौरान मांग को पूरा करना, ये सही है।
लेकिन यहाँ पे जो है स्टॉक की अवक्षय से बचाने के लिए स्टॉक की आरक्षित न करना, ये तो गलत बात है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।